तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप सब जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 8th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि इस आदमी का नाम गैजुटल होता है। इसके बाद फिर M21 इस आदमी को स्कूल के अंदर जाने से रोक लेता है और कहता है कि बिना परमिशन के अंदर जाना मना है। तभी ये आदमी कहता है कि तुम जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर फिर M21 पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी सडनली वहाँ पर रेजिस और सीरिया भी आ जाते हैं और इस आदमी जिसका नाम गैजुटल है उसके आगे झुक जाते हैं। तभी रेजिस गैजुटल से कहता है कि आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा क्लैन लीडर। फिर गैजुटल रेजिस से कहते हैं कि रेजिस मुझे ये एक्सप्लेन करो, कॉमन सेंस के हिसाब से ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रेजिस क्या तुम नोबल के तौर पर अपना गर्व भूल गए हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम इनके साथ क्यों रह रहे हो। तभी पीछे से प्रिंसिपल सर आके कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों से क्या लेना देना है। तभी गैजुटल कहता है कि फ्रैंक तुम। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि हाँ मैं। गैजुटल तुम्हारा स्वागत है, काफी दिन बाद मिले हम। फिर अगले सीन में हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ से गैजुटल आया है। तभी इस जगह की लॉर्ड अपने लोगों से पूछती है कि गैजुटल चला गया। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि हाँ वो जापान के लिए निकल चुके हैं। फिर ये आदमी कहता है कि क्या ये सच है। रेजिस और सीरिया दोनों ने कॉफिन के अंदर जो व्यक्ति है उससे मुलाकात की है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि अगर वो किसी ऐसे से मिले हैं जो नोबल हो तो बिल्कुल। तभी ये लड़की कहती है कि कितने शरारती बच्चे हैं, अगर वो इसलिए चुप थे तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर ये तीसरा आदमी कहता है कि हमारा दुश्मन कॉफिन के अंदर का व्यक्ति है, वो गद्दार जिसने नोबिलिटी को खो दिया। तभी ये लॉर्ड कहते हैं कि बिल्कुल राय वो घटिया कीड़ा। हम देखते हैं कि इस लॉर्ड का नाम रास्करिया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों क्लैन लीडर आपस में बातें करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से एक आदमी का नाम रजस होता है और दूसरे आदमी का नाम कारियास। तभी रजस कारियास से कहता है कि तुम रेजिस और सीरिया को डिफेंड क्यों कर रहे थे। फिर कारियास कहने लगता है कि मैं इस तरह खुद पर निशाना नहीं साधूंगा, बच्चों का होमवर्क ना करना इसमें क्या गलत है। इस पर फिर रजस कहता है कि ऐसी तुम्हारी सोच है। फिर कारियास कहने लगता है कि जैसा आपका हो रजस। तभी रजस कहता है कि तुम सीरिया और रेजिस के साथ ज्यादा ही नरमी से पेश आते हो, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रजस कहता है कि क्लैन लीडर के तौर पर हमारा काम लॉर्ड को सर्व करना है और उनके ऑर्डर पर अपनी जान तक दाव पर लगाना है। गद्दार को पकड़ना तुम्हारा पहला काम होना चाहिए। फिर कारियास कहता है कि तुम जान दाव पर लगाने पे बहुत जल्दी करते हो, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर रजस का भाई आ जाता है जिसका नाम रायल होता है। तभी रायल रजस से कहने लगता है कि ब्रदर मैंने सीरिया का नाम सुना, क्या बात है। तभी रजस कहता है कि मुझे क्लैन लीडर कहो, ब्रदर नहीं। ऐसा कहते ही फिर रजस वहाँ से चला जाता है। फिर रायल कहने लगता है कि क्लैन लीडर मैं भी इसी लायक हूँ। फिर कारियास रायल से कहने लगता है कि क्या तुम अभी खुद पर लगे प्रतिबंध से नहीं निकले, तुम्हें अभी इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। फिर रायल कहता है कि चलो यहाँ से, मुझे बच्चा मत समझो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम गैजुटल को देखते हैं जिसको प्रिंसिपल राय के पास ले आता है। गैजुटल पूछने लगता है कि सीरिया और रेजिस इंसानों के साथ क्यों रह रहे हैं और तुम भी। फिर प्रिंसिपल कहता है कि ये मेरा घर है। फिर गैजुटल राय से कहने लगता है कि तो ये आप हैं मिस्टर राय। फिर राय कहता है कि काफी दिन बाद मिले गैजुटल। फिर गैजुटल कहता है कि हमने सुना है कि आपने 800 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं, जब से आप गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर राय कहता है कि फ्रैंक ने मुझे यही बताया था, जब से रेजिस और सीरिया यहाँ आए थे तभी मुझे लगा था कि ये दिन जरूर आएगा, वो यहाँ मुझे ढूंढने आए थे है ना। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि वो यहाँ पर कॉफिन मिलने की बात की जांच करने आए थे। फिलहाल लुकेडोनिया में बहुत से बदलाव हो चुके हैं नोबल्स के देश में, जब से आप गायब हुए थे। नहीं, ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि जब से प्रीवियस लॉर्ड एटर्नल स्लीप में सो गए हैं। नोबिलिटी के लिए एटर्नल स्लीप को मौत माना जाता है। प्रीवियस लॉर्ड के बाद अब उनकी बेटी रेस्केरिया लॉर्ड है। रेस्केरिया आपको ढूंढ रही है, आप एक गद्दार हैं जिसकी वजह से प्रीवियस लॉर्ड की मौत हुई। फिर राय पूछने लगता है कि फिलहाल लुकेडोनिया की हालत कैसी है। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि बहुत सारे सीनियर क्लैन लीडर प्रीवियस लीडर के साथ एटर्नल स्लीप में जा चुके हैं और जो जगह उन्होंने छोड़ी उन्हें यंग लॉर्ड और यंग क्लैन लीडर ने ले ली है। इस पर फिर प्रिंसिपल कहता है कि सीरिया उनमें से एक है ना, क्योंकि मैंने उसे सोल वेपन को यूज करते हुए देखा था। उसका इस उम्र में क्लैन का लीडर होना अब समझ आता है। लगता है जिस लुकेडोनिया का मुझे पता था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। फिर गैजुटल राय से पूछने लगता है कि क्या आप लुकेडोनिया नहीं आएंगे, अगर आपको खुद को बेगुनाह साबित करना है तो मेरे साथ चलिए। इस पर फिर राय कहता है कि गैजुटल मैं थोड़ी देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम इन लोगों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ पर टाउ रेजिस से कहता है कि तो सीधे शब्दों में तुम लोगों के लिए क्लैन लीडर एक बहुत जरूरी व्यक्ति है ना। फिर रेजिस कहता है कि ये टाइटल सिर्फ तेरा हाउस होल्ड हेड्स को ही मिलता है जिनमें हाईएस्ट नोबल ब्लड होता है। फिर सीरिया कहती है कि गैजुटल एक सीनियर क्लैन लीडर हैं। फिर टाउ कहता है कि मतलब वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। इस पर फिर रेजिस कहता है कि गैजुटल मेरे ग्रैंडफादर हैं। इस पर फिर टाउ कहता है कि अच्छा
इसलिए तुम उन जैसे दिखते हो बिल्कुल। इस पर फिर M21 कहता है कि कैसे? फिर टोक्यो कहता है कि इनका साइज कहीं से भी सेम नहीं है। फिर टाओ कहता है कि नहीं, मेरा मतलब उनके बालों में ब्लैक स्ट्रीक से था। मैंने सोचा कि ये इनकी खानदानी निशानी है। जो भी हो, हम जिस बात को लेकर सोच में पड़े हैं वो ये है कि प्रिंसिपल उनको कैसे जानते हैं। इस पर फिर टोक्यो कहता है कि हाँ सही कहा, उनके बीच में गजब सी टेंशन थी। क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था? इस पर फिर रेजिस कहता है कि पता नहीं, वो एक दूसरे को जानते हैं, इससे तो हम भी हैरान हैं। फिर M21 रेजिस से कहता है कि मतलब प्रिंसिपल फ्रैंक तुम्हारे जैसे नहीं है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि ये तो साफ है कि वो एक आम इंसान नहीं है। फिर सीरिया कहते है कि हम खुद भी पक्का नहीं बता सकते, सच कहे तो वो राय से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैजुटल प्रिंसिपल के घर पर होता है। गैजुटल प्रिंसिपल फ्रैंक से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर पर कभी रहूंगा। फिर प्रिंसिपल गैजुटल से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। फिर गैजुटल फ्रैंक से कहता है कि मैं अभी भी तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, तुम अब भी वही पागल इंसान हो जिसने लुकेडेनिया में काफी वक्त पहले बहुत से नोबल्स को मार दिया था। फिर अगले सीन में हमें प्रिंसिपल फ्रैंक का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया होता है। फ्रैंक इससे कहता है कि चटपटाने से कुछ नहीं होगा, ये चैन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। फिर ये आदमी कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के पास इतनी पावर कैसे आ गई? फिर फ्रैंक कहता है कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि मुझ जैसे के पास इतनी पावर कैसे आ गई, ये पावर तो तुम जैसे नोबल्स के पास होनी चाहिए, है ना? इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी पावर से उन सभी लोगों को मार देता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ के प्रेजेंट लॉर्ड और राय को देखते हैं। लॉर्ड राय से कहते हैं कि तुमने अभी तक अपना फैसला नहीं बदला। लॉर्ड कहते हैं कि अकेला मैंशन में रहना तुम्हें बोरिंग लगता होगा, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। इस पर फिर राय कहता है कि नहीं। फिर लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक बड़ा रूम है। फिर राय दोबारा से कहता है कि नहीं। राय एक एक करके लॉर्ड्स के सारे ऑफर्स को टुकरा देता है। फिर लॉर्ड्स कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसके बाद फिर राय वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गैजुटल और रजस भी आ जाते हैं। गैजुटल लॉर्ड से कहने लगता है कि हमारे पास नोबल हंटर को लेकर कुछ जानकारी है जिसे हम काफी समय से ढूंढ रहे थे। फिर लॉर्ड कहते हैं कि बताओ कौन है वो। फिर गैजुटल कहता है कि जो नोबल्स उसके हमले से बच गए थे उनके मुताबिक वो तेज आंधी की तरह आया और एक एक करके सबको मारता गया, और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक इंसान था। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि इंसान? क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान के पास नोबल को मारने के लिए इतनी पावर है? इस पर फिर गैजुटल कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने किसी अननोन तरीके से हमारी पावर ली है, उसे इस तरह खुला छोड़ना सही नहीं होगा। फिर लॉर्ड कहते हैं कि तब तुम लोगों को उसके पीछे जाना चाहिए, मैं उसे खुद मिलकर बात करना चाहूंगा। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि बात? फिर लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, उसे मारना मत, मेरे पास लेकर आना उसे, मैं फैसला करूंगा कि उसके साथ क्या किया जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैजुटल और रेजस उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों फ्रैंक के पास आ जाते हैं। फिर गैजुटल फ्रैंक को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कहता है कि मैं क्लैन का हेड हूँ गैजुटल। दूसरी तरफ रजस भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मेरा नाम रजस है। फिर फ्रैंक कहता है कि बड़े गर्व की बात है कि मुझे एक साथ 2 क्लैन लीडर से मिलने का मौका मिल रहा है। इसके बाद फिर गैजुटल कहते हैं कि शांति से हमारे साथ चलो। फिर फ्रैंक कहता है कि लॉर्ड के पास, है ना? लॉर्ड के पास ही क्लैन लीडर को भेजने की पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक रजस के ऊपर एक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रजस वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ आ जाता है। फिर रजस गैजुटल से कहता है कि तुम यही रहो, मैं भी आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रजस फ्रैंक के ऊपर एक हमला कर देता है और सामने से फ्रैंक भी अपनी मैजिक पावर का यूज करने लगता है और इसी तरह दोनों में एक फाइट हो जाती है। फिर रजस मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर ये लंबा चला तो इसे जिंदा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रजस अपना सोल वेपन को निकाल लेता है। फिर फ्रैंक ये वेपन देख के कहता है कि तो ये सोल वेपन है। इस पर फिर रजस कहता है कि अगर तुम पहले इसके बारे में जानते हो तो हमारा समय बचेगा, तब तुम्हें ये भी पता होगा कि जब एक क्लैन लीडर इसका इस्तेमाल करता है तब क्या होता है। मैं सलाह दूंगा कि तुम कोई बेवकूफी भरी हरकत ना करो। इसके बाद फिर फ्रैंक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि पता नहीं कब दोबारा मुझे ऐसा मौका मिलेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए देखते हैं कि ये कितनी दूर जाता है। इसके बाद फिर फ्रैंक भी अपना सोल वेपन निकाल लेता है। इस वेपन को देखकर फिर रजस पूछने लगता है कि क्या ये सोल वेपन है? इस पर फिर गैजुटल कहता है कि ऐसा लग रहा है लेकिन ये है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने सोल वेपन से रजस के ऊपर हमला कर देता है और इससे वहाँ पर एकदम धमाका उठ जाता है। इस हमले से गैजुटल और रजस उड़कर दूसरी जगह पर आ जाते हैं। फिर गैजुटल कहने लगता है कि एक आम नोबल हंटर ऐसा हमला कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि नोबल्स इंसानों को चोट पहुंचा सकते हैं पर इंसान नोबल्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर गैजुटल कहने लगता है कि नोबल इंसानों को चोट पहुंचा रहे हैं, क्या बक रहे हो तुम?
फ्रैंक कहता है कि सभी नोबल्स नोबल नहीं होते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जवान औरतों और बच्चों को मजे के लिए कंट्रोल करते हैं और जब तक मन करे उनका इस्तेमाल करते हैं और जरूरत ना होने पर उन्हें खत्म भी कर देते हैं। फिर गैजुटल कहता है कि और तुम उन्हें सजा देना चाहते हो। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस पावर के साथ मैं साबित कर दूंगा कि इंसान इतने कमजोर नहीं है जितना नोबल्स हमें समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी पावर से बहुत बड़ा हमला वहाँ पर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक की पावर सडनली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये देखकर फिर रजस कहता है कि इसकी पावर कंट्रोल से बाहर जा रही है। हम देखते हैं कि फ्रैंक के अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है। ये नजारा देखकर फिर गैजुटल कहता है कि इसने उसकी सोल को निगलना शुरू कर दिया है। अगर इसने अपनी पावर पर और कंट्रोल खो दिया तो ये नहीं रुक पाएगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे अपना वेपन निकालना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गैजुटल भी अपना एक वेपन निकाल लेता है और फ्रैंक के ऊपर हमला कर देता है। गैजुटल फ्रैंक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक वहाँ से भाग चुका होता है। हम देखते हैं कि छुपने के लिए फ्रैंक एक मैंशन में आ जाता है। वो मैंशन में धीरे धीरे आगे बढ़ने ही लगता है कि उसको एक रूम में एक आदमी दिखता है। हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राय होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।